प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की की 93वीं वार्षिक आम सभा और वार्षिक सम्मेलन का किया उद्घाटन। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय भारत ने नागरिकों के जीवन को दी सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी वितरण के विशेष अभियान का किया जाएगा शुभारंभ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पार्षदों से किया आह्वान, विकास कार्यों के इतर भी करे जनहित के कार्य। उन्होंने कहा संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी समाज की भी है। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर हुई 95.01%। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1520 नए मामले सामने आए। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 5,35,985 मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिक्की की 93वीं वार्षिक आम सभा और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से द्वीप प्रज्वलित कर सम्मेलन की शुरुआत की। इस साल के सम्मेलन का विषय है प्रेरित भारत। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के समय भारत ने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। महामारी के समय देश के लोगों के एकजुट प्रयास से स्थिति काफी संभली है। ग्लोबल पैंडेमिक के साथ एक इतिहास, एक सबक जुड़ा रहा है। जो देश ऐसी महामारी के समय अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बचा ले जाता है, उस देश की बाकी सारी व्यवस्थाएं उतनी ही तेजी के साथ रिबाउंड करने की ताकत रखती है। इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया और आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फरवरी मार्च में कोरोना महामारी के कारण अनिश्चितता का माहौल था, लेकिन आज आर्थिक माहौल उत्साह बढ़ाने वाला है। दिसंबर आते आते स्थिति बहुत बदली हुई नजर आ रही है। हमारे पास जवाब भी है और रोड मैप भी है। आज जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं। संकट के समय देश ने जो सीखा है उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हमें विश्व पटल पर प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने और भारतीय इंडस्ट्री को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने का भी माध्यम है। और 2014 में पहली बार जब लाल किले से मुझे बोलने का मौका मिला था, तब मैंने एक बात कही थी कि हमारा लक्ष्य रहना चाहिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। साथियों, अनुभव रहा है कि पहले के समय की नीतियों ने कई क्षेत्रों में इनएफिशिएंसी को संरक्षण दिया है, नए प्रयोग करने से रोका है। जबकि आत्मनिर्भर भारत अभियान हर क्षेत्र में एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के साथ सभी सेक्टरों की बाधाओं को दूर करने का काम कर रही है। सरकार जितनी निर्णायक होती है वो दूसरों के लिए
अड़चनों को उतना ही कम करती है। एक निर्णायक सरकार की हमेशा कोशिश होती है कि वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। एक निर्णायक और आत्मविश्वास से भरी सरकार ये भी नहीं चाहती कि सारा कंट्रोल अपने पास रखे, दूसरों को कुछ करने ही न दे। के दौर में सरकारों की इस सोच के आप सभी साक्षी भी हैं और देश उसका शिकार भी रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस साल हालात तनावपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीनी पक्ष ने LAC पर सेना न भेजने के समझौते का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि चीन की कार्रवाई से चीन के प्रति जनभावनाओं पर काफी गंभीर असर पड़ा है। Happened is not actually in the interest of China, because what it has done is it has significantly impacted public sentiment. I have seen the evolution. I mean, professionally, I've seen the evolution of how the Indian public feels about China over the last many decades. The real danger is that the goodwill, which was so carefully developed, will dissipate. But I also would say that yes, we are being tested. I have every confidence that we will rise to the occasion. We will meet that national security challenge. But beyond that, at this time, I would really, frankly, keep my own counsel. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राजस्व विभाग से संबंधित 19 परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 100 करोड़ की आवासीय और अनावासीय योजनाओं की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वर्चुअल उद्घाटन के दौरान विभिन्न जनपदों से जुड़े केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायकगण भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस का राजस्व विभाग से जुड़ाव रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2020 से वसारत दर्ज कराने का एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके बाद पैमाइश का विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी वितरण के विशेष अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्व विभाग को, जिन्होंने 15 दिसंबर से एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। वह है विरासत का एक बड़ा अभियान। और मेरा ये मानना है कि विरासत के इस अभियान को हमें एक समय सीमा तय कर देनी चाहिए और उस समय सीमा के अंदर जो न हो उसको डीम्ड मानते हुए, अगर इसके बाद कहीं गलत होता है तो जिस व्यक्ति ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया है उसकी जवाबदेही उसके साथ हमें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। इसलिए विरासत का यह अभियान भी बहुत सारे लोगों को राहत देने वाला होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को एक विशेष कार्यक्रम घरौनी का राजस्व विभाग हर ग्राम पंचायत में प्रारंभ करने की एक योजना बना रहा है। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम को हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा करके प्रत्येक नागरिक को राहत देने में सफल होंगे। तहसील दिवसों को हम जितना प्रभावी बना पाएंगे वह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा और प्रदेश के अंदर एक सामान्य नागरिक को, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को देश की संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था पर उसकी आस्था प्रगाढ़ होगी ही, साथ ही साथ व्यवस्था के प्रति भी उसका विश्वास और भी सुदृढ़ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने एक दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में मुरादाबाद मंडल के भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सहित क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ तमाम मुद्दों पर बैठक की। बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के सतत विकास राष्ट्रीय संगोष्ठी का वेबिनार के माध्यम से संबोधित करते हुए समापन किया। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क मार्ग से गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए। समाचार अभी और भी है, पहले लेते हैं ये विराम। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े
तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जा और टीके जरूर लगवा। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। आज माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीकी पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका, इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मथुरा के वृंदावन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाई कांग्रेस और उसके समर्थित दलों के बहकावे में न आए। सरकार किसानों को मनाने में नाकाम नहीं रही है। किसान भाइयों की बात सरकार सुनने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व उसके समर्थित दल न गरीबों के हितैषी हैं, न किसानों के और न ही मजदूरों के। उन्होंने इनका शोषण किया है। इससे पूर्व उन्होंने 336 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। 1000 करोड़ लगभग योजनाएं हैं और उन योजनाओं के माध्यम से जनपद का और वृंदावन का व्यापक विकास होगा। अब चाहे मथुरा की तरफ से वृंदावन आए और चाहे दिल्ली की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे से होकर के वृंदावन आए और चाहे वहाँ राजस्थान की तरफ से आए, यहाँ से भी जो आना चाहेगा उसको बहुत अच्छे सुंदर रास्ते मिलेंगे। क्योंकि किसान भाइयों से सरकार मनाने में नाकाम नहीं रही है और न नाकाम है। और किसान भाई अगर अभी भी कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो भारत सरकार ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, वो बात करें। उन्होंने जो पहले बातें कही थी वो सारी स्वीकार की गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने आंदोलन की बात कही है। तो उनसे मैं अपील करता हूं कि किसी के चक्कर में ना पड़ें। वह न तो किसानों के हितैषी हैं, न गरीबों के हितैषी हैं, न मजदूरों के हितैषी हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्थित चिजारसी टोल प्लाजा पर स्थितियां पूरी तरीके से सामान्य हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस टोल प्लाजा के जरिए लोग दिल्ली से यूपी और यूपी से दिल्ली सामान्य स्थिति में आ जा रहे हैं। हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉय कर रखा है, उनको प्रॉपर हम लोगों ने ब्रीफ कर रखा है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी है, सीओ साहब हमारे मौजूद हैं और उनका हमारा यही उद्देश्य है कि किसानों से हम डायलॉग बना के रखें, कोई यहाँ पे अव्यवस्था ना हो, अशांति ना फैले। हम पूरी तरीके से सजग हैं, तैयार हैं, सबको हमने ब्रीफ कर रखा है और किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर यहाँ नहीं होने। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1520 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में ही 1761 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 5,35,985 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 95.01% हो गई है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 20,091 है। 20,091 में से 9,253 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और 2,107 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी एक्टिव इन्फेक्शन केसेस सरकारी निःशुल्क L1, L2, L3 की व्यवस्था में हैं। अब तक कुल मिलाकर 5,35,985 संक्रमित व्यक्ति उपचार के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब 95% से अधिक हो गया है।
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को तेजी से संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा नई MSME इकाइयों को संचालित करने के लिए बैंकों से समन्वय स्थापित कर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। इसका मकसद है प्रदेश में स्वरोजगार और उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चलती रहें, इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है और इस समय 8,18,333 जो औपचारिक क्षेत्र में इकाइयां हैं वो चल रही हैं, जिसमें लगभग 52 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। इसके अलावा जो पूर्व से कार्यरत MSMEs हैं उनको आत्मनिर्भर पैकेज में बैंकों से समन्वय करके ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 4,37,000 ऐसी इकाइयों को 11,100 करोड़ रुपए का ऋण अब तक वितरित हो चुका है। प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के इरादे से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। मिशन रोजगार का एक महत्वपूर्ण भाग है स्वरोजगार के माध्यम से और उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना, और इसी के क्रम में नई MSME इकाइयों की स्थापना के लिए MSME एक्ट में संशोधन किया गया है। नए MSME लगाने को आसान कर दिया गया है और बैंकों के साथ समन्वय करके उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आग पग में फिर से स्वागत है। प्रयागराज के नैनी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कंपनी में केंद्रीय राज्य मंत्री शिक्षा, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संजय धोत्रे ने कंपनी के सोलर प्लांट का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का विकास कार्य पर विशेष फोकस है। केंद्र सरकार ने वाईफाई प्रोजेक्ट को पास किया है जो बड़ा कार्य है, इससे सभी को लाभ मिलेगा। वाईफाई प्रोजेक्ट पर ITI कंपनी भी कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि ITI कंपनी में सोलर परफॉर्मेंस से कंपनी आगे लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का सहयोग लगातार कंपनी को मिल रहा है। इसके पहले केंद्रीय राज्य मंत्री ITI कंपनी के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर PM नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी एवं वाईफाई व डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट पर कार्य करने पर अधिकारियों से चर्चा की। पिछले साल से जो यहाँ पे सोलर सेल का काम शुरू हुआ, तो निश्चित ही अब जो ये पूरे टेलीकॉम क्षेत्र में जो आगे जो सुधार होंगे या जो भी काम होगा, तो कंपनी का भी उसमें विकास होगा और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी कुछ होगा। लखनऊ नगर निगम के वर्तमान निर्वाचित महापौर के 3 वर्ष पूरा होने पर उन्होंने आज अपने पिछले 1 साल की उपलब्धियों पर आधारित समावेशी रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखा। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पार्षदों से आह्वान किया कि विकास कार्यों के इतर भी जनहित के कार्य करने चाहिए। उन्होंने कहा कि सारे काम सरकार नहीं कर सकती, इसलिए लोगों को आगे निकल कर आना चाहिए और समाज पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्षद अपने अपने क्षेत्र के हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राइमरी स्कूलों का भी दौरा करें। इस मौके पर उन्होंने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 8 सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त बनाना है। कैसे बनेगा? कौन बनाएगा? क्या हमारा दायित्व है कि नहीं है इसमें? क्या हम इसके लिए कुछ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? यदि समाज इसमें जुड़ जाता है तो 2025 नहीं, 2024 में भी हम भारत को टीबी मुक्त कर सकते हैं। और देखिए, भारत में जितने टीबी पेशेंट हैं, इसमें से 20% टीबी पेशेंट सिर्फ यूपी में है। यूपी में है
और यूपी की आबादी 23-24 करोड़ है। तो हम सबको लगना पड़ेगा, इसमें ढूंढना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा। इस एक काम हम निरंतर करते रहेंगे तो हम लखनऊ को भी जल्दी टीबी मुक्त बना सकते हैं, भारत को भी बना सकते हैं। डीडी न्यूज यूपी पर मंगलवार 15 दिसंबर से नए परिवर्तन और नए अंदाज के साथ प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। आइए देखते हैं ये जानकारी। प्रादेशिक समाचार प्रातः 8 बजे से 8:30 तक, दोपहर 2 बजे से 2:30 तक, 3 बजे से 3:30 तक प्रसारित किए जाएंगे। वहीं 5 बजे से 5:30 तक उर्दू में खबरों का प्रसारण किया जाएगा। 6:30 से 7 बजे तक समसामयिक कार्यक्रम चर्चा में प्रसारित किया जाएगा। सायं 7 बजे से 7:30 तक प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार YouTube पर डीडी न्यूज यूपी पर क्लिक कर भी देखे जा सकते हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रादेशिक समाचार के प्रसारण में बदलाव की दर्शकों द्वारा प्रशंसा की उम्मीद है और दर्शक इस परिवर्तन के बारे में अपनी राय दूरदर्शन समाचार की मेल ID ddnewslko@gmail.com पर भी दे सकते हैं। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। सहफसली खेती को किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का जरिया बनाया है, जिसके छोटे छोटे किसानों की गरीबी दूर होगी। किसान हमेशा से धान व गेहूं जैसी परंपरागत फसलें कर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते रहे हैं, लेकिन लागत अधिक व प्रकृति की मार से फसल नष्ट हो जाने व कम उपज की वजह से किसान कर्ज में डूब जाता है। ऐसे में सहफसली मॉडल किसान के लिए संजीवनी का काम करेगी। फतेहपुर के किसान शैलेंद्र व राम सिंह ने बढ़ रही जनसंख्या व घट रहे कृषि क्षेत्रफल के दृष्टिगत सहफसली कृषि मॉडल का नवाचार शुरू किया है। इस सहफसली मॉडल से उसी लागत में 4 गुना से अधिक मुनाफा हो रहा है। किसानों ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से खेती किसानी के कार्यों को गति मिलेगी और फसलों का उचित लाभ भी मिलेगा। एक तो इसमें लहसुन है, दूसरी पपीता है, तीसरी परवल है, चौथी इसमें खरबूजे की फसल। अगर इसमें देखा जाए तो लागत इसकी मतलब जैसे हम इसमें 1 एकड़ में हमारे 1150 पेड़ लगे हुए हैं और इसमें एक पेड़ जो है की कीमत है 25 रुपये और ये प्रजाति हेरिडेटरी 786। इसका बीज भी बहुत महंगा आता है, 1 ग्राम बीज 450 रुपये का है। तो एक तो ये हो गया। इसमें जैसे 1 एकड़ है तो इसमें 2.5 कुंटल लहसुन का बीज लगा हुआ है और 150 रुपये किलो के हिसाब से। और जो इसमें परवल लगा हुआ है, इसमें 40 किलो परवल की नर्सरी लगी है जो अबाउट 8,000 रुपये की है। दूसरा इसमें खरबूजा का है तो उसकी भराई और लेबर चार्ज कुल मिला के टोटल इसमें अबाउट 1 लाख रुपये का हमारा खर्चा आ रहा है। लेकिन मैं किसान से गारंटी के साथ कहता हूं कि कम से कम इसमें 5 लाख रुपया 1 एकड़ से आपको मिलेगा। इसमें जो हमने ये 4 फसलें एक साथ हमने तैयार की है। G41 हमने लहसुन लगाया है और ताइवान का रेड लेडी 786 पपीता लगा हुआ है। इसके बाद हमारा इसी में देसी परवल है, इसी में हमारा देसी खरबूजा रहेगा जो हरा मधु के नाम से जाना जाता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर एक भी फसल हमारी घाटे में जा रही तो हमारी 3 फसलें फ़ायदे में, अगर 2 जा रही तो 2 फसलें 2 फायदे में तो रहना ही रहना। ऐसा नहीं कि चारों फसलें हमारी एकदम लास्ट में चली जाएंगी। अगर लास्ट में सब चले जाएं तो किसान बचेगा ही नहीं। तो इस हिसाब से ये फार्मिंग हमारे हिसाब से किसान के हित में है और इससे ये है कि हम लोग मतलब क्लियर ये कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए तो आने कम से कम में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आ गई, एकड़ की बात है तो 10 लाख भी आने में कोई दिक्कत नहीं। इससे ऊपर भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर जैसे कि मार्केट हमको मिल गई तो ऊपर भी हम जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री सहज हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना के पहले चरण में 1,19,000 उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिए जाने के बाद जिले में अब दूसरे चरण में 15,000 कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी जिम्मेदारी बजाज इलेक्ट्रिकल कंपनी को दी गई है। योजना के तहत आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। सौभाग्य योजना के तहत जिले में करीब 1,19,000 परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। निःशुल्क विद्युत कनेक्शन पाने वाले उपभोक्ता का कहना है कि सरकार की इस योजना से उनकी समस्या अब पूरी तरह से दूर हो गई है। बाराबंकी के अधिशासी अधिकारी आर.के. मिश्रा ने बताया कि सभी के घर बिजली पहुंचाने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने सौभाग्य योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। फर्स्ट फेज में हमको 1 लाख का लक्ष्य मिला था लगभग, जिसमें से हमने 1,19,000 कनेक्शन दिए। अब सेकंड फेज में हमें इस वर्तमान समय में कुल 15,000 का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 10,000 हमारे टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर मैसेज बजाज को मिला है और 5,797 का लक्ष्य हमारा विभाग स्वयं अपने संसाधनों से करा रहा है। तो इसमें हम 5,797 में से हमने 1,000 का लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया है और बजाज ने 1,200 कनेक्शन भी रिलीज कर दिए अपने स्तर से। इसके लिए विभिन्न जगहों पे कैंप लगाया जा रहा है और डिवीजन में भी लोग आके आवेदन दे सकते हैं, अपना संयोजन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना से हमको बहुत ही अच्छा लाभ मिला है। हमारे बच्चे पहले डिबरी में पढ़ते थे और अब जब से ये योजना आई है हम लोगों के घर में मीटर लग गए हैं फ्री में। हमारे बच्चे पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे हैं और हम लोग अंधेरे में बैठ करके खाना खाते थे, कहीं कीड़ा पड़ता था, कहीं कुछ पड़ता था। इसलिए अब हमें बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है। बत्ती फ्री में ही हम कनेक्शन भर रहा है और जो है रे बत्ती बढ़िया देते हैं और बच्चे पढ़ाते हैं उजेरे में ही। हमको जो है खाना अंधेरे में बनाते थे, अब उजेरे में बनाते हैं और खाते भी हैं। फिर कनेक्शन मिला है और बच्चा बड़ा उजेरे में पढ़ा लिखा था और उजेरे में यहाँ खाना बनत खाई थे सबने बढ़िया और अच्छी तरह सबने सुरक्षित रहा थे उजेरे में यहाँ। सरकार की सौभाग्य योजना से हमको बिजली का फ्री कनेक्शन मिला है और इससे पहले क्या था कि हम लोग अकेले मतलब अंधेरों में बैठे रहते थे और अभी जब से इस योजना का लाभ मिला हम लोगों को तो हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने में मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आराम से पढ़ने लिखने में मतलब आसानी हो जाती है और वो अपना काम भी करते रहते हैं और हमको भी थोड़ा आराम मिलता है इससे कि कोई काम मतलब करना होता है तो रात में भी हो जाता है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।